Hello everyone. So since we all know that we are completing um, the series of M. Lakshmikant, 8th editions. Until now we have covered 16 chapter continuously and one additional chapter, that is chapter number 23, that is Parliament. Okay. So now we are beginning with chapter number 17, Emergency Provisions. अब अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले कौन से पार्ट में मेंशन है? तो पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। ये इमरजेंसी प्रोविजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पावर देता है ताकि वो कुछ किसी एबनॉर्मल या इमरजेंसी सिचुएशन में डील कर सके। ठीक है। The rationality behind the incorporation of this provision in the Constitution is to safeguard the sovereignty, unity and integrity and security of the country. Okay? इसके पीछे rationality क्या थी? इसके पीछे तर्क क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का? तो इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जिस टाइम कहीं ना कहीं कंट्री के सोवरेंटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को खतरा हो, उस टाइम ये इमरजेंसी प्रोविजन काफी यूजफुल होंगे। ठीक है। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर आ जाते हैं। पहली बात, स्टेट जो है वो सेंटर के टोटल कंट्रोल में आ जाती है। इमरजेंसी प्रोविजंस कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देता है विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। This kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of the constitution of the Indian constitution। जो इमरजेंसी प्रोविजन है ना, कि इमरजेंसी प्रोविजन में जो हमारा फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी हो जाता है। ये जो इस फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ये एक स्पेशल फीचर है। ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि सारे फेडरल सिस्टम ना, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो कहीं ना कहीं एक टाइट माउल्ड ऑफ फेडरलिज्म में, मतलब उनके यहाँ ट्रू फेडरलिज्म है। ठीक है। हमारे यहाँ भी है फेडरलिज्म, बट हमारे यहाँ कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर देते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में ऐसा पावर देते हैं कि सेंटर यूनिटरी भी बन सकता है, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी भी बन सकता है। ठीक। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप्स। ठीक। जो अभी तक की जो फेडरल सिस्टम है ना, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो, वहां पर ऐसा कुछ प्रोविजन ही नहीं है। वहां पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ये अगर सिचुएशन आएगी तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं यूनिटरी हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं वहां पर। ठीक। लेकिन अगर वही बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो इसमें ना ये यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सर्कमस्टांस। अगर नॉर्मल टाइम की बात करें तो एक फेडरल सिस्टम में वर्क करता है, बट अगर इमरजेंसी टाइम की बात करें तो ये जो फेडरल फीचर है ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी की बात करें तो बेसिकली थ्री टाइप की इमरजेंसी। ठीक है। पहला तो है इमरजेंसी डिक्लेयर हो ऑन द ग्राउंड ऑफ कि भाई हम हमारा वार हो रहा है किसी एनिमी से। ठीक है। या एक्सटर्नल अग्रेशन है, कोई जो एनिमी कंट्री है वो हमारे ऊपर वॉर एक्सेप्टेड डिक्लेयर कर देता है। ठीक। या फिर आर्म रेबेलियन हो कि हमारे कंट्री के ही लोग जो है आर्म, मतलब कहीं ना कहीं फोर्सफुली गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बेसिकली तीन ग्राउंड बनता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। नेशनल इमरजेंसी की बात करें, आर्टिकल 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। However, the Constitution employs the expression proclamation of energy to denote an emergency of this type। ठीक है। हमारे यहाँ proclamation of an emergency ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है। इस इमरजेंसी को जब लगाना होगा तो proclamation of emergency टर्म इसके लिए यूज किया गया है। एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द, अब देखो दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। अगर जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना, मतलब जिस तरह से फेडरल फीचर के अंदर स्टेट को काम करना होता है, अगर उस हिसाब से काम नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बन सकता है प्रेसिडेंट रूल का अंडर आर्टिकल 356। इसे
प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। अगर दूसरे नामों की इसकी कुछ बात करें तो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया है इस प्रेसिडेंट रूल को लेकर। उसके बाद हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जहां पर क्रेडिट ऑफ द इंडिया, मतलब क्रेडिट जो इंडिया का उससे कुछ खतरा हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई थ्रेट हो, आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डील की जाती है। उसके बाद आती है नेशनल इमरजेंसी। अब चलो जो हर एक इमरजेंसी को एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के अंदर आती है, नेशनल इमरजेंसी डील होती है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी कब? जब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है ना, उसके ऊपर थ्रेट है किसी वार का या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन का या फिर आर्म्ड रेबेलियन का। ठीक। अब देखो ये चीज यहाँ पे समझने की बात है कि जो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है ना, वो चाहे तो ये वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो या आर्म रिबेलियन होने से पहले भी डिक्लेयर कर सकता है, अगर उसे लगता है कि ये चीज हो सकता है या इसका डेंजर हो सकता है, अगर इमरजेंसी अभी डिक्लेयर ना की गई। ठीक है, फिर है कि द प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉर एक्सटर्नल अग्रेशन आर्म रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ whether or not there is a proclamation already issued by him, her and such proclamation in operation। ठीक है, अगर मान लो कि पहले ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक, उसके बाद भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई दूसरा प्रोक्लेमेशन भी जारी कर सकता है, मतलब दोबारा इमरजेंसी भी उसी के साथ साथ दो दो इमरजेंसी एक साथ लगा सकता है। ठीक, दो दो नेशनल इमरजेंसी एक साथ लगा सकता है। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन आर इमिनेंट डेंजर thereof whether or not there is a proclamation already issued by him, her and such proclamation is in office। ठीक है, भले ही नेशनल इमरजेंसी लगी हो, दोबारा भी नेशनल इमरजेंसी उसके साथ लगाई जा सकती है। ये प्रोविजन 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर 75 के अंदर के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, अगर वार या एक्सटर्नल ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो हम इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, लेकिन अगर आर्म रेबेलियन के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। देखो, जो नेशनल इमरजेंसी है ना, या पूरे कंट्री पे भी डिक्लेयर की जा सकती है या कंट्री के कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि वो चाहे तो जो नेशनल इमरजेंसी है ना, उसे लिमिट कर सकता है किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया पे। ठीक, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखो, ओरिजिनल अगर देखें ना तो देखो, जो हमने आर्म्ड रेबेलियन देखा है ना, इसकी जगह पे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, लेकिन इसे क्या किया गया? देखो, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था ना, इसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं काफी बैग्यू था, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। इसी वजह से 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ना, उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ठीक है, thus it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance as was done in 1975 by कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ना, वो 1975 में उस बेसिस पे इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। हालांकि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड ही नहीं रहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आर्म रेबेलियन वर्ड ऐड हो गया है थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। आप इसको भूलेंगे नहीं। दो इमरजेंसी एक साथ किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ? 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसे रिप्लेस करके आर्म रेबेलियन जो ऐड किया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। ठीक है, अब देखो, प्रेसिडेंट however can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। अब देखो, पहले क्या हुआ ना कि इंदिरा जी ने क्या किया था कि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जब लगाई ना, तो बिना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट दिए प्रेसिडेंट को, बिना कि हाँ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अब आप
नेशनल इमरजेंसी लगाई, ऐसा सब कुछ नहीं, उन्होंने फोन कॉल से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। ठीक है, तो उस चीज को डील करने के लिए अब क्या कर दिया गया है कि पहले कैबिनेट को रिटर्न रिकमेंडेशन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करवाएगा। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ कैबिनेट कॉन्करेंस ऑफ कैबिनेट एंड नॉट मेनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से नेशनल इमरजेंसी अब डिक्लेयर नहीं की जाएगी, इस पे पूरे कैबिनेट की कॉन्फ्रेंस चाहिए होगी। In 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi advised the President to proclaim emergency without consulting her cabinet। हमने बात की, ठीक है। The cabinet was informed of the proclamation after it was made। इन्होंने क्या किया, पहले इमरजेंसी फोन कॉल पे ही लगवा दी इंदिरा जी ने, उसके बाद जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई ना, उसके बाद जो कैबिनेट है ना उनको इन्फॉर्म किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, अब इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक सेफ गार्ड रखा कि अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर सीधे एडवाइस करेगा खुद अकेला ही, नेशनल इमरजेंसी चाहेगा तो प्रेसिडेंट से लगवा देगा। अब कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन जरूरी होगी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ध्यान रहना चाहिए। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया था कि भैया अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी। बट इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये सारी जो प्रोविजन एक्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 38, 42, ये आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज। जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, किस ग्राउंड पे कि मालाफाइड इंटेंशन हुई हो। ठीक है, ग्राउंड ऑफ मालाफाइड आर दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रानियस और एंड इररिलेवेंट फैक्ट। मतलब मालाफाइड आपने जानबूझ के ऐसे लगा दिया है, ठीक है, उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट ग्राउंड नहीं था, ठीक है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, आपने वैसे लगा दिया इररिलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं था फिर भी लगा दिया। तो ये चीजें, इन सब ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो चैलेंज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। मिनर्वा मिल केस 1980 याद रखेंगे आप ये। ठीक है, अब पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की बात करें तो जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो उसे दोनों हाउस से अप्रूवल लेना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर। ठीक है, मान लो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, उसके 1 महीने के अंदर ही दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना होगा। ओरिजिनली अगर हम देखें ना तो ये पीरियड था 2 महीने का, कि 2 महीने के अंदर आप कभी भी जो हाउस, दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, वहां से अप्रूवल ले लेना। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इस टाइम पीरियड को घटा के 2 मंथ से 1 मंथ कर दिया गया। However, if the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha take place during the period of 1 month without the approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha। मान लो कि जिस टाइम इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई बिना इसको मंजूरी दिए, बिना इमरजेंसी को अप्रूव किए। ठीक, 1 मंथ के अंदर तो दोनों हाउसेस से परमिशन अप्रूवल लेना होता है। मान लो उसी 1 महीने के अंदर बिना अप्रूव किए जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, तो अब क्या होगा, जब नई लोकसभा बनेगी ना उससे 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहली सिटिंग के 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर हुआ कि भाई डिसॉल्व हो गई, तो डिसॉल्व होने या अगर हो गई है तो राज्यसभा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्यसभा से अपने निश्चित टाइम पे 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, बिना इमरजेंसी अप्रूव किए हुए, तो जब नई लोकसभा बैठेगी उसके फर्स्ट मीटिंग से 30 दिन के अंदर इसको अप्रूव करवाना होगा। ठीक,
इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट द इमरजेंसी, अगर देखो दोनों हाउसेस से अप्रूव हो गई, 6 मंथ तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। और 6 मंथ करके ना इसे कई बार एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक लगाया जा सकता है, हर एक 6 मंथ पर पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेके। ये जो प्रोविजन है ना कि पीरियोडिक अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा आप आफ्टर एवरी 6 मंथ, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड हुआ। इससे पहले क्या था कि अगर एक बार इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो वो इमरजेंसी लगी ही रहेगी, कब तक? जब तक कि एग्जीक्यूटिव उसको इमरजेंसी को खत्म करने की अपने डिजायर को व्यक्त ना करे। ठीक है, मतलब अगर पहले क्या था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 6 महीने पे अब अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे पहले ये था कि अगर एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो इमरजेंसी लगी रहेगी जब तक कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इमरजेंसी को हटाता नहीं। दैट्स इट। However, if the resolution of the Lok Sabha take place during the period of 6 months, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक, wait. However, if the dissolution of the Lok Sabha take place during the period of 6 months without approving the further continuation of continuance of emergency, अब मान लो कि जो 6 महीने के बाद अप्रूव करना था दोबारा, अगर इमरजेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, अगर मान लो कि इसी बीच में क्या हुआ कि लोकसभा जो है डिजॉल्व हो गई बिना इमरजेंसी को अप्रूव किए कि भाई 6 मंथ, अगले 6 मंथ तक और रहेगा, तो अब क्या होगा कि राज्यसभा को मेन टाइम में अप्रूव कर देना पड़ेगा, और लोकसभा जब बैठेगी ना, नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होके आएगी, तो 30 दिन के अंदर अगेन उसको अ, जो अप्रूव करना होगा प्रोक्लेमेशन को। ठीक है, तो ये दोनों केस में है। ठीक, 1 मंथ के अंदर वाला प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर होने के बाद, और अगर एक्सटेंड करना हुआ उसमें भी 1 मंथ के अंदर ही दोनों हाउस से जो है वो अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो जब वो नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होके आएगी तो उसकी फर्स्ट सिटिंग होने के 1 महीने के भीतर ही इसको अप्रूव करना पड़ेगा फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ अनदर 6 मंथ। ठीक, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय आदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, जो रेजोल्यूशन होगा पार्लियामेंट जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए या फिर इसके कंटिन्यूएंस को भी लेके, वो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी हमने पढ़ रखी है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हेड हाउसेस, दैट मीन्स अगर 100 मेंबर्स हैं तो उनमें 51 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए, और जितने प्रेजेंट है ना 51 तो मिनिमम चाहिए ही, उसके बाद जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 अंडर आर्टिकल 368 हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन वाज एडेड, देखो जी जो स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोविजन ना, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड हुआ। इससे पहले क्या था ना कि सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ है ना, इसने जो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए जो कुछ प्रोविजन थे ना उनको थोड़ा और टाइट किया है कि बहुत फ्रिक्वेंटली कोई कैसे भी नेशनल इमरजेंसी ना लगा सके। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन को अगर रिवोक करना है तो इमरजेंसी को मतलब खत्म करना है, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट इन टाइम, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम इसको रिवोक मतलब किया जा सकता है एक दूसरा प्रोक्लेमेशन इशू करके। और इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी नेशनल इमरजेंसी खत्म कर सकता है। फर्दर द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द ए प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएंस। और एक दूसरा भी केस है कि मान लो कि लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भैया इमरजेंसी को खत्म करो, तो भी प्रेसिडेंट को रिवोक करना पड़ेगा इमरजेंसी को, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन। अगेन दिस सेफगार्ड, देखो ये सेफगार्ड भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड हुआ था। बस आप इतना आप ध्यान रखना कि अगर कोई प्रोविजन पूछे ना स्पेशली नेशनल इमरजेंसी के केस में कि ये प्रोविजन कब ऐड हुआ, तो आपको बस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 याद रखना है, 1978 याद रखना है, अगर आप रेक्टाफिकेशन नहीं कर पाते चीजों का। ठीक है, ठीक, बिफोर द अमेंडमेंट ए प्रोक्लेमेशन कुड be revoked by the president on his or her own
एंड द लोकसभा नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। ओके, इससे पहले क्या था कि प्रेसिडेंट खुद से ही कर देता था, लोकसभा का प्रोक्लेमेशन को रिवोक करने में कोई पावर नहीं था। ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या किया कि इसने ये भी इस्टेब्लिश किया कि जहां पर 1/10 of the total number of member of the Lok Sabha give a written notice to the speaker or to the president if the house is not in session, a special sitting of the house should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuance of the proclamation। ठीक है। मान लो कि जो प्रोक्लेमेशन है, इमरजेंसी लगा दी गई है प्रोक्लेमेशन इशू करके। ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो लोकसभा सेशन में भी नहीं है और जो इमरजेंसी है इसको खत्म करना है, तो क्या करेंगे कि 1/10 जो मेंबर है ना लोकसभा के, मान लो कि अगर 100 मेंबर है तो 10 मेंबर क्या करेंगे, 10 मेंबर वो रिटन नोटिस देंगे स्पीकर को अगर लोकसभा सेशन में है। ठीक है। अगर लोकसभा नहीं है तो प्रेसिडेंट को रिटन नोटिस देंगे और कहेंगे कि आप एक स्पेशल सिटिंग अरेंज करवाओ विद इन 14 डेज। ठीक है। और जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूव करने का इमरजेंसी की कंटिन्यूएशन को, उसको डिस्कस किया जाए, कंसीडर किया जाए। ठीक। ए रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूविंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटेंट। अब देखो, जो डिसअप्रूव करने का रेजोल्यूशन है ना, वो जो अप्रूव करने का रेजोल्यूशन है उससे अलग है। ठीक है। डिसअप्रूवल की बात करें तो डिसअप्रूव करने के लिए केवल लोकसभा से ही पास होना चाहिए, लेकिन अगर अप्रूवल करने की बात करें प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को, तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। मतलब अगर इमरजेंसी लगाना है तो प्रोविजन काफी टफ है, लेकिन अगर रिमूव करना है तो थोड़ा इजी है। द फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी। देखो, अगर डिसअप्रूव करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेकिन अगर वहीं लगाना है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। ठीक। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है तो इसके जो बहुत वाइडर इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। इन इफेक्ट को बेसिकली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो नेशनल इमरजेंसी से सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे क्या फर्क फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ है उस पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा है कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक। तो अगर इमरजेंसी जिस टाइम लगी रहेगी ना, जो नॉर्मल रिलेशन रहता है सेंट्रल स्टेट के बीच में वो काफी चेंज हो जाता है। इसको बेसिकली हम तीन तरीके से समझ सकते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे क्या पड़ेगा। ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करें तो इमरजेंसी के टाइम जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का ना, वो कहीं ना कहीं स्टेट को डायरेक्शन करने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, डायरेक्ट किसी मैटर पे डायरेक्ट करने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। कि किस तरह से स्टेट आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे, इस बारे में सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। ठीक है। इन नॉर्मल टाइम द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर। जनरली क्या होता है ना कि जो डायरेक्शन देता है सेंटर स्टेट को, तो वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है ना स्टेट को, वो कुछ सर्टेन मैटर पे ही दे सकता है। ठीक है। लेकिन जब ये नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो सारे मैटर पर कि जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। ठीक। लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि अगर वो चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। ठीक है। हालांकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर रहती है ना, वो सस्पेंड नहीं कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी मैटर पर स्टेट भी लॉ बनाता है और सेंटर भी बनाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो कहीं ना कहीं ओवर राइडिंग होगा, मतलब पार्लियामेंट का लॉ बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। दस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज सस्पेंडेड। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना लेजिस्लेटिव पावर का अंडर 7 शेड्यूल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हालांकि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है।
तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी हो जाता है rather than फेडरल। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। अब मान लो कि इमरजेंसी 6 महीने तक लगी है, उस 6 महीने में सेंटर ने क्या किया, स्टेट के लिस्ट पे भी लॉ बना दिया। अब ये लॉ क्या हमेशा के लिए वैलिड रहेगा? नहीं। जैसे इमरजेंसी सीज हो जाती है, मतलब जब इमरजेंसी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, उसके 6 मंथ के अंदर ही ये जो लॉ बनाए गए थे ना पार्लियामेंट का ऑन स्टेट लिस्ट, वो भी ऑपरेट होना बंद हो जाएंगे। Notably, while the proclamation of national emergency is in operation, the president can issue an ordinance on a state subject also if the parliament is not in session। ठीक है, मान लो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो सेशन में है नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनमें ला कौन बनाएगा, क्योंकि भाई पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट को सेशन में होना जरूरी है ना, अगर वो किसी स्टेट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाती है, लेकिन अगर सेशन में ही नहीं है तो क्या, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेगा। ठीक है, फर्दर द पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटी अपॉन द सेंटर और इट्स ऑफिसर एंड अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर आउटसाइड द यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ जो सेंटर है ना, पार्लियामेंट जो है ना, वो कुछ पावर और कुछ ड्यूटीज जो सेंटर है या उसके ऑफिसर हैं, ठीक है, या कुछ अथॉरिटी है सेंटर की, ठीक, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है जो यूनियन लिस्ट के बाहर की भी हैं। ठीक है, मान लो कोई पावर जो है स्टेट के पास है, ठीक है, स्टेट के एम्प्लॉय के पास है, ठीक, लेकिन अब क्या होगा कि नेशनल इमरजेंसी अगर है ना, तो पार्लियामेंट वो जो पावर है ना, वो कहीं ना कहीं चाहेगा तो सेंटर के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी दे सकता है। ठीक है, भले ही स्टेट के पावर क्यों ना हो, in order to carry out the law made by it under its extended jurisdiction as a result of proclamation national emergency। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या कहा कि टू कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड अबव, जो हमने ऊपर जो देखे ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, वो केवल जो आ, उसी स्टेट पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, जहां पे इमरजेंसी लगी हुई है, बल्कि किसी दूसरे स्टेट पे भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे लेना देना ही नहीं है कि मान लो नेशनल इमरजेंसी हमने किसी स्टेट पे लगाई है, ठीक है, मान लो नेशनल इमरजेंसी हमने डिक्लेयर किया, नेशनल इमरजेंसी तो कहीं पे भी लगाई जा सकती है, इंटायर कंट्री में भी, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी। अब मान लो कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, हमने किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर को ले लिया है, उससे उसे कौन एक्सरसाइज कर रहा है, सेंटर एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये केवल उसी स्टेट पे नहीं, अगर चाहें तो वो जो पावर है ना, जो हमने लॉ बनाए हैं स्टेट लिस्ट से, ठीक है, वो चाहें तो किसी दूसरे स्टेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब फाइनेंशियल रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है ना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो चाहे वो कम कर सकता है या एकदम खत्म कर सकता है जो फाइनेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं सेंटर से स्टेट के पास। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये कब तक रहेगा, जब तक कि वो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हो जाता। ठीक है, जिसमें इमरजेंसी हटा नहीं दी जाती। मान लो कि अ, आज इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर मान लो जो है उसको अल्टर कर दिया प्रेसिडेंट ने, मॉडिफाई कर दिया। अब ये जो फाइनेंशियल पावर को मॉडिफाई किया है कब तक ऑपरेशन में रहेगा, तो वो फाइनेंशियल ईयर, देखो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, अब मान लो कि 2 अप्रैल को इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, तो उसी दिन ऐसा नहीं होगा कि जो फाइनेंशियल रिलेशन था उस पे प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं उसको बदल दिया था, नॉर्मल फाइनेंशियल रिलेशन जो था, ठीक है, तो 2 अप्रैल को ये नहीं खत्म हो जाएगा। वो 2 अप्रैल वाला जो पूरा ईयर है ना, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जब वो एक्सपायर होगा तब उसके साथ ही एक्सपायर होगा। ठीक है, ये जो बनाया गया है ऑन फाइनेंस मैटर थ्रू पार्लियामेंट थ्रू प्रेसिडेंट ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखना।
This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finance from center to state. Such modification continue till the end of financial year in which emergency cease to operate. Also, every such order of the president has to be laid before both the houses. ये जो ऑर्डर होंगे ना उसको कहीं ना कहीं दोनों हाउसेस के सामने प्रेसिडेंट को रखना भी होगा। ठीक है। अब लोकसभा की लाइफ और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, लोकसभा की लाइफ जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल से ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं। मतलब एक एक साल करके एक्सटेंड किया जा सकता है कितने भी समय तक। ठीक है। However, this extension cannot continue beyond the period of 6 months after। लेकिन ये जो एक्सटेंड किया जाता है ना, एक एक साल करके आप कितना भी जो पार्लियामेंट है उसके लाइफ को बढ़ाते रहो। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा करते रहो, जैसे ही इमरजेंसी एक्सपायर होगी उसके 6 महीने के अंदर ही जो अ, जो ये हमने बढ़ाया है एक एक साल करके लोकसभा की लाइफ को, वो भी एक्सपायर हो जाएगा, आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल द टर्म ऑफ फिफ्थ लोकसभा 1971-77 was extended 2 times by 1 year at a time। ठीक है। सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो नॉर्मल टेन्योर होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 years, उसको भी वो चाहे तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो एक एक साल करके एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन कब तक? जब तक कि इमरजेंसी एक्सपायर नहीं हो जाती उसके 6 महीने के बाद तक। ठीक है। इमरजेंसी एक्सपायर हुई उसके 6 महीने के अंदर तक ही ये जो एक्सटेंड किया है वो अप्लाई होगा, उसके बाद इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा फंडामेंटल राइट पे? तो आर्टिकल 358 एंड 359 ये बताते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ओके। तो अब देखो आर्टिकल 358 की बात करें तो आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि और भी जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन उसे प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है ना उसमें मेंशन होना चाहिए। लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं जैसे जो आर्टिकल 20 एंड 21 वो कभी एक्सपायर नहीं होंगे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि जब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। वाइल द प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द स्टेट इज फ्रीड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19। ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम ऑपरेशन में रहेगी तो जो स्टेट है ना वो उसके पास पावर आएगी कि वो चाहे तो आर्टिकल 19 को ले सकता है किसी आदमी की। In other words, the state can make law or can take any executive action abridging or taking away 6 fundamental rights guaranteed by Article 19। वही कि आर्टिकल 19 के पावर ले सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी स्टेट। ठीक है। एनी सच लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट। अब देखो अगर उसने ले लिया आर्टिकल 19 को तो इसे कोर्ट में उस टाइम चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि भैया ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है जो आर्टिकल 19 के अंदर मिला हुआ है। ठीक है। जब ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है ना तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली फिर से फोर्स में आ जाता है। ठीक। एनी लॉ मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द आर्टिकल 19 सीज टू हैव इफेक्ट। कोई लॉ अगर बनाया गया है इमरजेंसी के टाइम जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को ले रहा था, जैसे इमरजेंसी खत्म होगी वो लॉ भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा। हाउएवर नो रेमेडी लाइज। लेकिन आर्टिकल 19 जो ये ले ले लिया गया था ना ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो उस टाइम कोई भी अगर काम किया जाएगा ना तो उसके लिए कोई रेमेडी बाद में नहीं मिलेगी इमरजेंसी एक्सपायर होने के बाद। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। वही बात। ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने आर्टिकल 358 के जो स्कोप है ना उसको रिस्ट्रिक्ट किया। पहला इसने क्या किया कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना आर्टिकल 19 के अंदर वो तभी सस्पेंड हो सकते हैं जब जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, किस ग्राउंड पे लगी हो?
वार के ग्राउंड पे या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे लगे हैं, तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये किसके थ्रू ऐड हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ठीक है, आर्म रेबेलियन के बेस पे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने किया कि केवल वही ला जो इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन्हीं को बस नहीं चैलेंज किया जाएगा जब इमरजेंसी एक्सपायर हो जाएगी, ऑन द ग्राउंड कि ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट ले रहे थे। ठीक है, एंड उसी तरह जो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी लिए गए होंगे वो तभी प्रोटेक्ट किए जाएंगे उस समय के जब वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी से ही रिलेटेड होंगे। ठीक, अब सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 359 डील करता है। ठीक है, ये अथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो अगर चाहे तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है कि भैया आप को किसी कोर्ट को मूव नहीं, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन से जो उसके ऑर्डर में मेंशन है। ठीक है, वो एक ऑर्डर इशू करता है ना, उसमें मेंशन होता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 359 इसी डील करता है कि भैया आप फंडामेंटल राइट को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 359 के अंदर ना जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, केवल उस उनका इन्फोर्समेंट कि आप कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, वही सिर्फ सस्पेंड होता है। राइट आर थ्योरेटिकली अलाइव, देखो थ्योरेटिकली ये जो राइट है ना वो जीवित रहते हैं, बट इनकी जो रेमेडी है ना वो सस्पेंड हो जाती है कि भैया आप किसी कोर्ट में जाके आप न्याय नहीं मांग सकते। द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट रिलेटेड टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो फंडामेंटल राइट्स है ना केवल उन्हीं को सस्पेंड किया जाएगा, उन्हीं के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, फर्दर द सस्पेंशन could be for the period during the operation of emergency or for shorter period as a mentioned order। ठीक है, अब वो जो ऑर्डर होगा ना वो उसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक ये आपके जो राइट हैं ये सस्पेंड रहेंगे, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि चलो भैया 6 महीने की इमरजेंसी है तो आपके 2 महीने तक ये राइट सस्पेंड रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये वो ऑल इंडिया पे भी या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी ये अप्लाई हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इसे दोनों हाउस के सामने अप्रूवल के लिए पहले रखना पड़ेगा। ठीक, while presidential order in force, the state can make law or can take any executive action abridging or taking away the specified fundamental right। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब फोर्स में रहेगा तो स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है उसको ले सकता है। ठीक है, एनी सच लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट, इस ग्राउंड पे उन्हें बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भैया ये इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। व्हेन द ऑर्डर सीज टू ऑपरेट, जब ऑर्डर हो जाए सीज हो जाएगा ऑपरेट होने होने जैसे सीज हो जाएगा ऑपरेट जो उसका ऑपरेशन है जब वो सीज हो जाएगा। ठीक है, किसका ये फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने वाला। ठीक है, एनी लॉ सो मैड टू द एक्सटेंट ऑफ देखो मान लो कि अब जो लॉ छीने गए थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो ले लिए गए थे बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, जैसे इमरजेंसी खत्म होगी तो वैसे ही वो लॉ जिस लॉ के थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि legislative and executive action taken during the operation of order cannot be challenged even after the order expires, but no remedy lies for anything done during the operation। देखो कोई भी जो काम किया गया हो ना जब फंडामेंटल राइट अब ये जो ले लिया गया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम उसे बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान ले लिया गया था उसको बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने 359 के जो स्कोप है इसको भी लिमिट किया था, जैसे 358 के स्कोप को लिमिट किया था, इसको भी दो तरीके से लिमिट किया था। पहला कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 20 या 21 को अपने ऑर्डर के थ्रू नहीं छीन सकता है। ठीक है, इसकी इन्फोर्समेंट जो आर्टिकल 20 एंड 21 है ये
हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है, इनको कभी भी नहीं लिया जा सकता। 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक है। दूसरा ये था कि वही ला जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वही ला केवल चैलेंज नहीं किए जाएंगे, और जो ला इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होंगे ना, वो जो बनाए गए होंगे कि आपके जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसको लेने के लिए कोई ला बनाया गया जो आपके फंडामेंटल राइट को ले रहा है, लेकिन इसका इमरजेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसे ला प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे लॉ चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट में। आर्टिकल 358 359 के बीच का डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड करता है। आर्टिकल 359 लगभग सारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता है थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट को ही सस्पेंड कर देता है, लेकिन आर्टिकल 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 358 फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 के थ्रू गिवन गए हैं, दिए गए हैं, उसी को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 359 क्या करता है, उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो जीवित रहते हैं, बस आप उसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है। Article 358 automatically suspend the fundamental right under Article 19. Article 358 doesn't automatically suspend any fundamental right. It's only empower the president to suspend the enforcement of. ठीक है, ये हमने देख लिया। Article 358 operate only in case of external emergency. जो Article 358 है ना, कि Article 19 ले लिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं केवल कब फोर्स में आएगा आर्टिकल 358, तो जब एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, ठीक। वन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगेगी, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब कि किस ग्राउंड पे, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पर ही सस्पेंड करेगा, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 359 की बात करें तो ये चाहे इंटरनल इमरजेंसी हो चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, दोनों टाइम प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं ऑर्डर में मेंशन करके इसको ले सकता है, ठीक। अब आर्टिकल 358 की बात करें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको सस्पेंड करता है। और इसका ड्यूरेशन सस्पेंशन का कितना रहता है, तो जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक ये सस्पेंड रहेगा। जबकि आर्टिकल 359 की बात करें ना, तो ये कहीं ना कहीं जितना टाइम ड्यूरेशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होता है, उतने टाइम तक ही अदर इमरजेंसीज जो हैं वो सस्पेंड रहती हैं, और वही इमरजेंसी सिर्फ सस्पेंड रहती हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होती हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ओके। अब आर्टिकल 358 की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो पूरे कंट्री पे एक्सटेंड होता है। जबकि आर्टिकल 359 की बात करें तो ये पूरे कंट्री पे एक्सटेंड तो किया जा सकता है, लेकिन कंट्री के किसी पार्ट पर भी स्पेशली लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 350 पूरे कंट्री पर ही लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 350 आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड कर देता है, ठीक है, सस्पेंड ही कर देता है आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 358। जबकि 359 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट को नहीं सस्पेंड करता, ठीक है, केवल उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करता है, पहली बात। और दूसरा कि आर्टिकल 359 का यूज करके आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 358 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टेट को पावर देता है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को ले ले, ठीक है। तो मतलब ये अथॉरिटी देता है स्टेट को आर्टिकल 358 कि भैया आप लॉ बना के आर्टिकल 19 को ले सकते हो, या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू भी आर्टिकल 19 को वायलेट कर सकते हो,
जबकि आर्टिकल 359 की बात करें तो स्टेट को ये पावर देता है कि भाई आप लॉ बना के या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेके उस फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हो जो केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है। ठीक है। देयर इज आल्सो अ सिमिलरिटी, अब देखो कुछ सिमिलरिटी भी आर्टिकल 358 359 में कि ये दोनों कहीं ना कहीं इम्यूनिटी देते हैं इस लॉ को जो इस इमरजेंसी के टाइम में बनाए गए हैं कि ये चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में। ठीक है। और वही लॉ चैलेंज नहीं किए जाएंगे जो बस इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे। जो दूसरे टाइप के लॉ आपने इमरजेंसी के टाइम बनाए हैं ना वो चैलेंज किए जा सकते हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं थे। आल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेक ओनली अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय बोथ। ठीक है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव एक्शन भी पर भी। ठीक है। डिक्लेरेशन, अब देखो कितनी बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल वो ईयर 1962 में, 1971 में एंड 1975 में केवल 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। ठीक है। पहला प्रोक्लेमेशन अक्टूबर 1962 को हुआ था क्योंकि चाइना के साथ हमारा वार हो गया था। ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन कहीं ना कहीं चाइना का दिख रहा था। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी मतलब अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चाइना ने एग्रेशन दिखाया तो हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। ये कब तक फोर्स में रही? 1968 तक फोर्स में रही। ठीक। और 1965 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ वार हुआ ना तो उस टाइम हमने कोई नया प्रोक्लेमेशन इशू नहीं किया था। ठीक है। यही हमने एक्सटेंड कर दिया था जो नेफा के साथ एग्रेशन वाला था। ठीक, नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे भी था। अब सेकंड प्रोक्लेमेशन की बात करें 1971 में, कब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया 1971 में। ठीक। जब इमरजेंसी फोर्स में थी ना, ऑपरेशन में थी, उसी टाइम तीसरी प्रोक्लेमेशन मतलब 1971 में हमें पता है ना कि हमने बांग्लादेश को एक सेपरेट नेशन बना दिया था। ठीक है। और 1971 में हमने कब ये इमरजेंसी डिक्लेयर की थी? जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। ठीक। अब इसी के साथ साथ ना हमने एक और प्रोक्लेमेशन, एक इमरजेंसी और डिक्लेयर कर दी थी। हमने ऊपर पढ़ा ना कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू कि दो नेशनल इमरजेंसी एक साथ लगाई जा सकती हैं। तो इसी टाइम हमने एक और प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया, एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था फॉर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। जून 1975 में इशू की गई थी। ठीक। जून 1975 वाली कंट्रोवर्शियल है, आपको पता है ना, इंदिरा जी वाली। ठीक। दोनों जो प्रोक्लेमेशन था, ये जो 1971 वाली 1975 वाली, दोनों को एक साथ 1977 में रिवोक कर दिया गया था। ठीक। जो पहली दो प्रोक्लेमेशन थी 1962 और 1971 वाली, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, 1960 वाली चाइना का एग्रेशन था और 1971 वाली पाकिस्तान का एग्रेशन था। उन्होंने हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर किया था। लेकिन जो थर्ड वाली है ना वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इंदिरा जी ने लगाया था। ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पुलिस को और आर्म फोर्सेस को उकसा रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म करे। ठीक है। सबको पता है कौन था। ये अ, कोई था बीपी नाम। हाँ, इन्हीं का रिवोल्ट वोल्ट चल रहा था। बीपी कुछ नाम था ऐसे। ठीक है। बीपी ही था। ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं ने इंसाइट किया था। द इमरजेंसी डिक्लेयर 1975 इंटेलिजेंसी। देखो जो 1975 वाली है ना इमरजेंसी, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसे ही माना जाता है। ठीक है। क्योंकि रीजन क्या था कि सीधे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे मतलब इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट को एक फोन कॉल के थ्रू इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया था। ठीक है। विदाउट कैबिनेट अप्रूवल और रिटर्न अप्रूवल। अब इसी वजह से जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 1977 में, कांग्रेस पार्टी हार गई थी उस टाइम, जनता पार्टी पावर में आ गई थी। जेपी आंदोलन था उस टाइम जब इन्होंने नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट डिस्टर्बेंस लगाया था। ठीक। दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड द शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांस। ये जो जेपी जनता पार्टी गवर्नमेंट थी ना जो पावर में आई, इसने शाह कमीशन को अपॉइंट किया। किस लिए? ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि जिस सर्कमस्टांसेस में जो इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर की गई वो सही थी या गलत। कमीशन ने क्या किया? इसने जस्टिफाई नहीं किया। कुल मिला के इसने
कहा कि नहीं भाई ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं थी। इसी वजह से 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, 1978 में, जो बहुत सारे सेफगार्ड इंट्रोड्यूस करता है इन रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सेफगार्ड ऊपर हाईलाइट भी किए हैं और अच्छे से उसको समझा भी। ओके, तो ये थी हमारी नेशनल इमरजेंसी के बाद अंडर इमरजेंसी प्रोविजन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल talk about president rule. Okay, so that's that's the end. Okay, in next video we are going to proceed further. So thank you.